अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल पल्स विद डॉक्टर शाहिद। आज मैं सवाल से आगाज़ कर रहा हूँ कि क्या मुल्क का इंतज़ामी ढांचा या नक्शा तब्दील होने जा रहा है? क्या मुल्क में नया सेटअप लाया जा रहा है? क्या तैयारियाँ हो रही हैं एक मजबूत वफाक को लाने के लिए और कमज़ोर यूनिट बनाने के लिए, छोटे छोटे यूनिट बनाने के लिए? दरअसल मुझे इस बात से याद आ गया अयूब ख़ान की बेसिक डेमोक्रेसीज़ जो उन्होंने 1960s में जो कहा था, जिसमें क्या होता था कि जो 80,000 जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे वो उनका इलेक्टोरल कॉलेज होता था और वो लोग उनको इलेक्ट करते थे और फिर वो इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे 80,000 वो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते थे और इस तरह से प्रेसिडेंट जो है वो फिर अपने तौर पे आता था। और अयूब ख़ान का सदारती निज़ाम लाने का वाहिद मकसद जो वो यही था, उसकी किताब जो फ्रंट नोट मास्टर्स है उसमें लिखा हुआ है कि मैं मजबूत सदारती निज़ाम चाहता था ताकि मैं अपने तौर के ऊपर जो भी तब्दीलियाँ मुल्क में लाना चाहता हूँ मैं उसको लाऊँ। तो मेरा इशारा ये इस वक्त बिल्कुल मियाँ आमिर महमूद ने जो भी बात की है कि 32 सूबे जो हैं वो बनाए जाएं, तो उससे मुझे यही इशारा मिल रहा है, मुझे स्मेल आ रही है कि क्या ये अयूब ख़ान के सदारती निज़ाम और 1962 के आइन को रिपीट किया जा रहा है और ये सदारती निज़ाम उसी तरह उसी पैटर्न के ऊपर क्या ये बनाया जाएगा। इसका मतलब है कि अगर वफाक को मजबूत करना है और यूनिट जो हैं वो छोटे करने हैं तो उसके लिए फिर हमें फिर आइन में तरमीम लानी होगी, उसके लिए फिर हमें आइनी तरमीम करनी होगी। मेरा इशारा है 27th अमेंडमेंट और 28th अमेंडमेंट। तो अब सवाल अगला इससे यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या हमारे सियासतदान इसके लिए तैयार हैं? वो तो पहले ही प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मांग रहे हैं, वो तो पहले ही कह रहे हैं कि जनाब 18वीं तरमीम के तहत हमें जो इख्तियारात दिए गए थे वो भी रोल बैक कर लिए गए हैं और वफाक दोबारा से उन पे हावी हो रहा है। तो ये सियासतदान तो तैयार नहीं होंगे। तो उसके लिए फिर मुझे लगता है, मेरा समझिएगा ज़रा गौर से इशारा, कि उसके लिए फिर इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? उन सियासतदानों को राज़ी करने के लिए, कन्विंस करने के लिए, तरमीम लाने के लिए वो फिर क्या शेर को पिंजरे से बाहर निकाल देगी? और मेरा इशारा मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, अगर शेर को पिंजरे से बाहर निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि साद रफ़ीक ने क्या कहा था कि अगर इमरान ख़ान बाहर आएगा तो फिर हम सब अंदर होंगे। और इमरान ख़ान को बाहर क्यों लाया जाएगा? वो उसके बहुत से वजूहात नज़र आ रही हैं कि ज़ाहिर है उसके और फ़ौज की आइडियोलॉजी में बहुत सी हम आहंगी है। वो उनके जो फ़ौज की और इमरान ख़ान की आइडियोलॉजी है वो एक जैसी है, उन पे कश्मीर पे एक जैसे आइडियाज़ हैं और इंडिया के साथ रिलेशंस के ऊपर एक जैसे आइडियाज़ हैं और उनके जो इस्लाम के ऊपर एक जैसे आइडियाज़ हैं। तो इसलिए तो फिर ये इस पर सोचना पड़ेगा कि फिर ये ऊँट किस करवट बैठेगा। तो ये 32 सूबे लाने के पीछे क्या कहानी है? इसके लिए मैं यही कह सकता हूँ कि जो इंडिया का गाना था, चोली के पीछे क्या है, तो ये चोली के पीछे क्या है इसको समझने की कोशिश करें। और चोली के पीछे ये है कि मुल्क में अयूब ख़ान की तरह का एक नया सदारती निज़ाम लाने की कोशिशें हो रही हैं जो कि अयूब ख़ान का रेप्लिका होगा, क्योंकि इस वक्त जो तमाम जो वजूहात हैं उसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता कि ये वफाक को क्यों मजबूत किया जा रहा है, ये मिनरल्स का कंट्रोल क्यों वफाक को दिया जा रहा है, अमेरिका और चाइना को खुश करने के लिए ये स्टेप्स क्यों लिए जा रहे हैं, और सूबों और सियासतदानों को जो कि डेमोक्रेसी का एक हुस्न है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी और लोकल डेमोक्रेसी और लोकल गवर्नमेंट, तो ये उनको क्यों रोल बैक किया जा रहा है। तो ये सवाल हैं और क्या ये मुनासिब वक्त है इस पे
بات بھی ہو چکی ہے، پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ کیا یہ مناسب وقت ہے یہ چینجز لانے کا، تو یہ اتنی ایمرجنسی کیا ہے، اور یہ اس کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے، اور ایک دفعہ پھر یہ کس طرح سے ہم یہ جو وفاق ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کس طرح سے صوبوں کے بارے میں اور ان کو کمزور کرنے کے لیے ان کی اٹانومی کو جپرڈائز کرنے کے لیے یہ کیوں تیاریاں کی جا رہی ہیں، کیا یہ ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہے، جو بھی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس نظام کے تحت دوبارہ نیا صدارتی نظام لایا جا رہا ہے؟ دیکھیے ہمارا المیہ کیا ہے، ہمیں 78 ایئرز ہو گئے ہیں انڈیپینڈنٹ ہوئے، ہم آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہمیں کس طرح کا قانون چاہیے، کس طرح کا آئین چاہیے، ہمیں صدارتی نظام چاہیے، ہمیں پارلیمنٹری نظام چاہیے۔ کبھی ہم ایک ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، کبھی ہم دوسرا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، پھر ہم اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشنز کرتے ہیں، جیسا کہ مشرف نے کیا کہ پارلیمنٹری سسٹم تھا لیکن وہ صدارتی نظام وہ اپنے لیے لے کے آیا۔ ہم انڈیا سے کیوں نہیں لیسن سیکھتے؟ دیکھیے ٹھیک ہے انڈیا کے ساتھ ہماری دشمنی ہے، ہماری رائیولری ہے، لیکن ایک اچھی اگزامپل آپ کو کہیں سے بھی ملے تو وہ ہمیں ضرور ان پہ سوچ و بچار کرنا چاہیے۔ انڈیا بھی ہمارے ساتھ یہ آزاد ہوا تھا، انڈیا نے پہلے دن سے جو نظام اپنایا وہ پارلیمنٹری نظام تھا، انہوں نے کوئی ایکسپیریمنٹ نہیں کیے اور وہ آج تک وہ سسٹم چل رہا ہے۔ اور انڈیا میں مجھے اس کی ہسٹری پوری یاد ہے کہ کس طرح سے انڈیا میں پہلے انہوں نے آہستہ آہستہ صوبے جو ہیں وہ کس طرح سے کریٹ کیے ہیں، پہلے 12 صوبے کریٹ کیے، پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے وہ اس کو 28 صوبوں پہ لے گئے۔ تو انہوں نے اپنے سسٹم سے ڈیویٹ نہیں کیا، اور یہ ایک ڈیموکریسی کی بیوٹی ہوتی ہے اور ایک لیڈرشپ کی ویژن کی کلیئرٹی ہوتی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کس طرح کا نظام چاہتے ہیں، کس طرح کا آئین چاہتے ہیں، اور بجائے یہ کہ آپ ہر دفعہ نیا ایکسپیریمنٹ کریں، آپ ایک سسٹم کو اس پہ اچھی طرح اس کو آپ پروز اینڈ کونز اس کو جج کر کے آپ اس نظام کو امپلیمنٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کو توڑتے پھوڑتے نہیں ہیں، پھر اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کو جاری رکھتے ہیں۔ بہرحال اس وقت میرا جو تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ نیا سیٹ اپ لایا جا رہا ہے اور ملک کے اندر نیا انتظامی نقشہ لایا جا رہا ہے۔ مزید اس کے اوپر جو ڈیولپمنٹ ہوگی اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔